हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विमल पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके आने वाले यूपीटेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, पहले आप वीडियो पॉज करिएगा, फिर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर अपना आंसर आप मिलाइएगा कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। आप देखते हैं 30 में से कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, मानव विकास का प्रारंभ होता है। पहला ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था से, तीसरा ऑप्शन है शैशवावस्था से, चौथा ऑप्शन है गर्भावस्था से। दोस्तों, यहाँ पे आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और फिर इसके बाद अपना आंसर मैच करें। ठीक है दोस्तों, इसमें कई सारे टिक लगे हुए हैं, उनसे आपको मतलब नहीं है, आपको अपना आंसर करेक्ट करना है। ठीक है, इसमें टिक जो लगे हुए हैं वो गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है आपका, उसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि गर्भावस्था से। मानव विकास का जो प्रारंभ होता है वो गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है जब तक कि हमारी लाइफ रहती है। अगला क्वेश्चन है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है B.F. स्किनर, दूसरा ऑप्शन है R.M. गैने, तीसरा ऑप्शन है I.P. पावलोव, चौथा ऑप्शन है E.L. थॉर्नडाइक। दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर इसके बाद अपना आंसर आप मैच करें। दोस्तों, हमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा R.M. गैने, यानी कि कंडीशन ऑफ लर्निंग जो पुस्तक के जो लेखक हैं वो R.M. गैने हैं। ठीक है, आप दोस्तों पुस्तक भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पुस्तक भी आ सकती हैं। ठीक है, कौन सी पुस्तक किसकी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार बी ऑप्शन करेक्ट हुआ, यानी कि दूसरा नंबर। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन है स्टेनले हॉल, दूसरा ऑप्शन है सिम्पसन, तीसरा ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, चौथा ऑप्शन है जर्सीड। दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्टेनले हॉल। दोस्तों, इसमें हमने सीधे सीधे आंसर बता दिया, क्योंकि ये डिफिनीशन मोस्टली लोगों को पता होगी। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो डिफिनीशन नोट कर ले, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। पहला ऑप्शन है 40 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 45 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 30 मिनट, चौथा ऑप्शन है 36 मिनट। दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 36 मिनट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन है हॉलिंगवर्थ, दूसरा ऑप्शन है रॉस, तीसरा ऑप्शन है स्किनर, चौथा ऑप्शन है गेट्स व अन्य लोग। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि रॉस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे, पहला ऑप्शन, बच्चे को नजरअंदाज कर देना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है बच्चे को परामर्श देना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, चौथा ऑप्शन है बच्चे को दंड देना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि बच्चे को परामर्श देना चाहिए। ठीक है, बच्चे को नजरअंदाज कर देगा तो निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। अगर तीसरा पॉइंट है तत्काल घर वापस भेज देना, घर वापस भेज देना भी कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, और जो तीसरा ऑप्शन है बच्चे को दंड देना तो एक बहुत ही निगेटिव पॉइंट है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट गलत हो जाएंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। पहला ऑप्शन है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, दूसरा ऑप्शन है छात्रों के वृत्तिक विकास से, तीसरा ऑप्शन है छात्रों के मानसिक विकास से, चौथा ऑप्शन है शैक्षिक संस्थानों के विकास से। दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि छात्रों के सर्वांगीण विकास से होगा। ठीक है, छात्र का जब सर्वांगीण विकास होगा तभी उसका मानसिक विकास भी होगा। ठीक है, वृत्तिक विकास भी होगा। ठीक है, और साथ ही साथ संस्थानों का विकास तो होगा ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा ऑप्शन है B.S. ब्लूम, तीसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक, चौथा ऑप्शन है कोहलर। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि B.S. ब्लूम को छोड़ के बाकी सभी ने क्या दिया है, अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है बालक का विद्यालय ना जाना, दूसरा ऑप्शन है बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, तीसरा ऑप्शन है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, चौथा ऑप्शन है बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना। दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ये क्या है, अवरोधन का एक कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। पहला ऑप्शन है प्रस्तावना कौशल, दूसरा ऑप्शन है समापन कौशल, तीसरा ऑप्शन है प्रदर्शन कौशल, चौथा ऑप्शन है उद्दीपक परिवर्तन कौशल। दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रस्तावना कौशल। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसने बहुविमात्मक
प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? पहला ऑप्शन है स्पीयरमैन, दूसरा ऑप्शन है जॉन मेयर, तीसरा ऑप्शन है गार्डनर, चौथा ऑप्शन है गोलमैन। दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो गार्डनर यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है? क्या करने में कठिनाई होती है? पहला ऑप्शन दिया है व्यक्त करने में, दूसरा ऑप्शन है खड़े होने में, तीसरा ऑप्शन है बोलने में, चौथा ऑप्शन है पढ़ने या वर्तनी में। ठीक है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पढ़ने या वर्तनी में हो जाएगा। विकार है, इसमें मेरा एक वीडियो बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसे सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन यानी कि पढ़ने या वर्तनी में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? पहला ऑप्शन है शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, चौथा ऑप्शन है बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। दोस्तों आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसके बाद हम अपना आंसर बताते हैं आपको। दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट होंगे। ठीक है, तो जो गलत है वही सही है इसमें, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है नहीं। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले आप नहीं को अंडरलाइन कर लेंगे, फिर इसके बाद अपना आंसर करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए पहला ऑप्शन है प्रेरित करना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है रोक देना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है अनुमति नहीं देनी चाहिए, चौथा ऑप्शन है हतोत्साहित करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सभी को पता है कि पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक हम उन्हें प्रेरित नहीं करेंगे तब तक वो सीखेंगे नहीं, वो अगर डरते रहेंगे हमसे, ठीक है, उनको हम रोक देंगे तो फिर ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन है अनुमति नहीं देनी चाहिए, अनुमति नहीं देंगे तो क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाएंगे और किसी के सामने बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो तीनों पॉइंट नीचे वाले गलत हो जाएंगे, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है? पहला ऑप्शन है सामाजिक विकास से, दूसरा ऑप्शन है भावात्मक विकास से, तीसरा ऑप्शन है नैतिक विकास से, चौथा ऑप्शन है शारीरिक विकास से। दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि शारीरिक विकास से। बच्चे की जो वृद्धि है वो मेनली जो फोकस्ड रहती है, मेनली जो रिलेटेड रहती है वो किससे रहती है? शारीरिक विकास से, फिजिकल चेंजेस से। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट से। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन का मतलब चेंज। ठीक है, तो चाहे फिजिकल चेंज कहें या फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट दिया हुआ है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ठीक है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। यह कथन किसका है? ठीक है, किसने कहा है? तो पहला ऑप्शन है गिलफोर्ड, दूसरा ऑप्शन है स्किनर, तीसरा ऑप्शन है क्रो एंड क्रू, चौथा ऑप्शन है वुडवर्थ। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैंने कई बार ये आपने पिछले वीडियोस में भी इस क्वेश्चन का जिक्र किया हुआ है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गिलफोर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूची ए को सूची बी से सुमेलित करना है। तो सूची ए में दिए हैं ब्रूनर, असुबेल, ग्लेजर और गार्डन। सूची बी में दिया है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, दूसरा दिया हुआ है साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान, तीसरा दिया हुआ है अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, चौथा दिया हुआ है संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, पांचवा दिया हुआ है प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान। दोस्तों अब बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन किसके लिए करेक्ट है। ठीक है, तो जो ब्रूनर है, ब्रूनर का जो है संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान है। ठीक है, तो ए का जो है 4 किसमें दिख रहा है हमको सही? तो एक तो चौथे में दिख रहा है, एक तो पहले में दिख रहा है। ठीक है, दो ऑप्शन दूसरा और तीसरा तो पहले ही कट गया। ठीक है, बात करेंगे पहले और चौथे में, अगले में क्या है? थर्ड है। ठीक है, तो आसुबेल के क्या हो जाएगा? अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, यानी कि आसुबेल का क्या हो गया? थर्ड नंबर। ठीक है, दोनों में थर्ड दिया हुआ है, अब बड़ा कन्फ्यूजन हो गया, ए और बी सेम ही हो गया। अब देखेंगे सी वाले को देखेंगे। ठीक है, तो ग्लेजर का देखते हैं। जो ग्लेजर है, ग्लेजर ने दिया है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। तो सी में देखिए, इसमें सेकंड दिया हुआ है फर्स्ट में और फोर्थ वाले में दिया है फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेंगे और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है समस्या समाधान का प्रथम चरण है। पहला ऑप्शन है समस्या की पहचान करना, दूसरा ऑप्शन है परिकल्पना का परीक्षण करना, तीसरा ऑप्शन है परिकल्पना का निर्माण करना, चौथा ऑप्शन है आंकड़ा संग्रहण। ठीक दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो सभी को पता है, कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? समस्या की पहचान करना। समस्या समाधान का जो प्रथम चरण होता है कि समस्या की पहचान करना। ठीक है, सबसे पहले हम समस्या को क्या करेंगे? आइडेंटिफाइड करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो हम उसका कुछ आगे सोल्यूशन निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, पहला ऑप्शन है बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालात्मक पक्षों का विकास होगा। ठीक है, क्या होगा? पहला ऑप्शन है बालकों का
अगला क्वेश्चन है बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, पहला ऑप्शन है बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। चौथा ऑप्शन है पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर बल देगा। दोस्तों कभी भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा तो बल तो देगा ही नहीं किसी भी चीज़ों पे, तो जिस पे बल होगा ठीक है वो हटा देंगे, कैंसिल कर देंगे पहले ही। अगली चीज़ है शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा, तो निष्क्रिय नहीं रखेगा, सक्रिय रखेगा। ठीक है, आगे होकर क्या करेगा, सक्रिय रखेगा, निष्क्रिय नहीं रखेगा, तो ये भी गलत हो गया। अब एकाधिकारवादी यानी कि जैसे शिक्षक जो भी कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग चला जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। बालकों की भी उसमें सुननी पड़ेगी, बालक के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, एक अधिकारवादी शिक्षण व्यवस्था नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास होगा। अगला क्वेश्चन, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। ठीक है, क्या बोल रहा है, स्मृति स्तर एवं क्या होता है बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है, दोनों में क्या कॉमन है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अन्वेषण, दूसरा ऑप्शन है प्रस्तुतिकरण, तीसरा ऑप्शन है तैयारी, चौथा ऑप्शन क्या है सामान्यीकरण। दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सभी को पता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या किया था, चाहे स्मृति स्तर हो या बोध स्तर हो, उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण क्या होगा, इसमें कॉमन होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है सूझ का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार यहाँ पे तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है संकेतात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है क्रियात्मक अवस्था, चौथा ऑप्शन है अंतःप्रज्ञ अवस्था। दोस्तों अगर आपने ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ा है तो फटाफट पे आंसर एकदम करेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन, यानी कि अंतःप्रज्ञ अवस्था जो है वो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। बाकी तीनों क्या है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक और क्रियात्मक अवस्था, ये तीनों क्या है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के अंग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे हैं, पहला ऑप्शन है प्रस्तुतिकरण, दूसरा ऑप्शन है खोज, तीसरा ऑप्शन है संगठक या व्यवस्था, चौथा ऑप्शन है आत्मीकरण, पांचवा है वाचन या अभिव्यक्तिकरण। दोस्तों यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें सबका क्रम बताना है कि कौन से क्रम में है। ठीक है, तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, उनके पांचों पदों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है, तो उनको जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करें। दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले क्या करेगा, खोज करेगा, फिर इसके बाद सबसे पहले क्या करेगा, खोज करेगा, फिर इसके बाद खोज करने के बाद प्रस्तुतिकरण करेगा, प्रस्तुतिकरण करने के बाद क्या करेगा, आत्मीकरण करेगा। ठीक है, आत्मीकरण करने के बाद क्या करेगा, संगठक या व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, संगठक या व्यवस्था बनाएगा, और व्यवस्था बनाने के बाद क्या होगा, व्यवस्था जब बना लेगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो वाचन या अभिव्यक्तिकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है अनुप्रयोग, दूसरा ऑप्शन है बोध, तीसरा ऑप्शन है ज्ञान और चौथा ऑप्शन है अनुमूल्यन। ठीक है, अनुमूल्यन। दोस्तों तीनों ऑप्शन को आपने पढ़ा होगा, अनुप्रयोग, बोध और ज्ञान। अनुप्रयोग, बोध और ज्ञान तीनों को आपने पढ़ा है किसके सिद्धांत में, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। ठीक है, तो इन तीनों को पढ़ा है, और अनुमूल्यन को छोड़ के, अनुमूल्यन को आपने नहीं पढ़ा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, नहीं को अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। पहला ऑप्शन है मिश्रित, दूसरा ऑप्शन है लंबवत, तीसरा ऑप्शन है उन्नतोदर और चौथा ऑप्शन है नतोदर। जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि लंबवत। दोस्तों यहाँ पे लंबवत नहीं होता है, क्या होता है, मिश्रित होता है, उन्नतोदर होता है, नतोदर होता है। मिश्रित में जैसे आप
पहले क्या होते हैं, नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, मतलब दोनों प्रकार का होता है। क्या होता है, दोनों प्रकार का, उन्नतोदर और नतोदर दोनों प्रकार का वक्र उसमें शामिल होता है। इसे मिश्रित वक्र बोलते हैं। ठीक है, अगला जो तीसरे नंबर का है उन्नतोदर। पहले क्या होती है, पहले इसमें उन्नति होती है, फिर इसके बाद क्या होते हैं, नीचे चले जाते हैं। पहले तो क्या हुआ, पहले वृद्धि हुई, आपका विकास हुआ, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, फिर से आपका विकास कम हो गया। पहले विकास बढ़ा, फिर क्या हुआ, विकास कम हो गया। ठीक है, अगला जो फोर्थ पॉइंट है नतोदर। नतोदर में क्या होता है, पहले तो आपका थोड़ा स्टार्टिंग में आप निगेटिव चले जाते हैं। ठीक है, हानि हो जाती है आपकी, फिर क्या होता है, आपका लाभ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सम्मिलित कीजिए। स्तंभ ए में पहला दिया हुआ है एनिमल इंटेलिजेंस, दूसरा दिया हुआ है पुनर्बलन की सूची, तीसरा दिया हुआ है सार गर्भिता का नियम, चौथा दिया हुआ है अनुकूलन। दोस्तों यहाँ पर जो स्तंभ बी में दिया हुआ है गेस्टाल्ट, दूसरा दिया हुआ है पियाजे, तीसरा दिया हुआ है थॉर्नडाइक, चौथा दिया हुआ है स्किनर। सबको क्या करना है, सम्मिलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और जो एनिमल इंटेलिजेंस होता है वो किसका होता है, थॉर्नडाइक का है। ठीक है, एनिमल इंटेलिजेंस जो है वो थॉर्नडाइक की है। और क्या होगा, पुनर्बलन की जो सूची है वो किसकी है, स्किनर की है। ठीक है, तो क्या हो गया, ए का हो गया आपका थर्ड नंबर और बी का हो गया फोर्थ नंबर। ठीक है, और सार गर्भिता का जो नियम है वो गेस्टाल्ट जी ने दिया था। और अनुकूलन जो शब्द है ये पियाजे के, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार ये यहाँ पे तीसरा वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत है, दूसरा ऑप्शन है अंतः संबंध का सिद्धांत है, तीसरा ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत है, चौथा ऑप्शन है अंतः क्रिया का सिद्धांत है। दोस्तों यहाँ पे जल्दी से फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कितनी बार हमने, जितने भी हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट के वीडियोज़ हैं उसमें सब में हमने ये पॉइंट जरूर बताया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पे जो थर्ड नंबर है यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो क्या हो, विकास तब तक चलता रहता है जब तक हमारी लाइफ रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। पहला ऑप्शन है 25वें, दूसरा ऑप्शन है 52वें, तीसरा ऑप्शन है 22वें, चौथा ऑप्शन है 86वें। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 86वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। पहला ऑप्शन है अब्राहम मैस्लो, दूसरा ऑप्शन है सिम्पसन, तीसरा ऑप्शन है विलियम जेम्स, चौथा ऑप्शन है मैकडोगल। दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि क्या हो जाएगा, मैकडोगल हो जाएगा। अगला और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन को करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंतिम क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था को कॉल एंड ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। दोस्तों ये तो पॉइंट सबको रटा होगा, यानी हमारे हिसाब से तो ये जुबान पे ही होगा ये पॉइंट। ठीक है, तो ये एक तो अनोखा काल किसने कहा है, कॉल एंड ब्रूस ने कहा है। ठीक है, किस अवस्था को कहा है, तो बाल्यावस्था को कहा है। अब एक क्वेश्चन इसी प्रकार से आप हमको बता दीजिएगा, शैशवावस्था को आदर्श काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है। ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, कुछ हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।